हेयर आई अनीता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल बायोलॉजी ब्लॉग्स विद अनीता में। हम वन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली फिनिश कर चुके हैं, जिसमें आपका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आता था, यानी कि गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल एंड लाइसोसोम। नाउ वी विल स्टार्ट दी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। क्लियर? जिसमें कि आपके क्या आते हैं, जनरली माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स and nucleus. Clear? Now today we will discuss about the mitochondria. Clear? सबसे पहले एक स्टोरी जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल कहाँ से बनी। आपने जब डिफरेंस पढ़ा था यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में, देन आपने देखा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में है एंड प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट में जो होता है वो 70S टाइप का राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो क्यों ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं प्रोकैरियोट से, और इनके अंदर जो डीएनए होता है दोनों के अंदर वो कैसा होता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जो कि आपके प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता था। क्लियर? तो हाउ दे रिजेंबल्स विद द प्रोकैरियोटिक, ऐसा क्या हुआ था, तो उसके बारे में एक स्टोरी पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी। तो इसमें स्टोरी ये होती है कि पहले हमारे क्या होते थे, प्रोकैरियोट्स ही होते थे। यूकैरियोट्स उस समय डेवलप नहीं हुए थे, उनका ओरिजिन नहीं हुआ था। तो होता क्या था, मान लो ये एक बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, लार्ज है, ये कैसी है, प्रोकैरियोट्स है। पीकेएस मतलब शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। और एक ये स्मॉल प्रोकैरियोटिक है। क्लियर? होता क्या था, जब प्रोकैरियोट जो थे, जो लार्ज प्रोकैरियोट था वो क्या कर लेता था, इसको कंज्यूम कर लेता था। ठीक है, ये एक स्टोरी की तरह हम पढ़ेंगे। फिर एक दिन क्या हुआ, ये यूकैरियोट्स ने इसको अपने अंदर पकड़ लिया, कब्जे में ले लिया, ठीक है, कैप्चर कर लिया। तब इस स्मॉल प्रोकैरियोट सेल ने कहा, रुको रुको, मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। ठीक है, इस स्मॉल प्रोकैरियोट्स ने इस लार्ज प्रोकैरियोट से कहा। तो लार्ज प्रोकैरियोट्स ने कहा, भाई मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ। जो स्मॉल प्रोकैरियोट था वो क्या था आपका, फोटोसिंथेटिक था, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स था। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं बीजीए। तो ये फोटोसिंथेटिक था, यानी कि अपना खाना खुद बना सकता था। ठीक है, तो इसने कहा, भाई देख तुझे खाना खाना है, ठीक है, और मैं भोजन बना सकता हूँ, तो ऐसा करता हूँ, जो मैं खाना अपने लिए बनाऊंगा थोड़ा ज़्यादा बना दूंगा और मैं तुम्हें भी शेयर कर दूंगा। तो भाई लार्ज वाली प्रोकैरियोट ने कहा ओके, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने कहा ठीक है, क्योंकि ये सनलाइट को यूज़ कर सकता था, ठीक है, CO2 एटमॉस्फेयर से लेके वाटर लेके क्या करता था, ग्लूकोज फॉर्म कर देता था, यानी कि जो कि इसका फूड मटेरियल था। ठीक, अब याद करो कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जो फोटोसिंथेटिक करती है, तो वो ऑर्गेनेली कौन सी है हमारी, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? तो इसका इस ऑर्गेनेली का नाम दे दिया गया क्लोरोप्लास्ट। फिर एक दिन इसने कहा चलो इसको तो मैं छोड़ देता हूँ, उससे मैं भोजन ले लूंगा। ठीक, अब इसी लार्ज प्रोकैरियोट ने एक ऑर्गेनेली और देखी, ठीक है, इसी टाइप की एक स्मॉल ऑर्गेनेली और थी। ठीक,
तो इसने इसको कैप्चर करके अपने पास रख लिया। ठीक, इसने भी यही कहा, भाई भाई तुम मुझे मत खाओ, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे फायदे की बात करता हूँ। उसने कहा भाई मुझे भोजन तो मिल रहा है, तुम क्या कर सकते हो? तो इसने कहा भाई तुम एटीपी ले सकते हो? तो यूकैरियोट सेल ने कहा हाँ भाई थोड़ी बहुत तो एटीपी हो जाती है, लेकिन ज़्यादा के लिए मुझे ऑर्गेनेल्स खाने पड़ते हैं। तो इसने कहा ठीक है, जो भाई ये खाना बनाएगा, ठीक है, ग्लूकोज, जो ये क्या है, इनका भोजन है, इसने कहा जो ग्लूकोज होगा, क्योंकि तुम्हें एनर्जी चाहिए और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या होती है, एटीपी होती है, यानी कि मुख्य रूप से क्या चाहिए इस सेल को, एटीपी चाहिए। तो इसने कहा ठीक है भाई मैं तुम्हें एटीपी दूंगा, ठीक है, मैं एटीपी कंज्यूम करूंगा लार्ज नंबर में, जिससे तुम्हें किसी को दोबारा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस ऑर्गेनेली का नाम दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया। और ये चेंज हो गया क्योंकि भाई उसके पास दो स्लेव थे, एक इसको भोजन दे रहा था, एक उसको तोड़ के एटीपी दे रहा था। मेन फंक्शन क्या होता है सेल का, कि आपका एटीपी लेना है ना, मेन होता है किसी भी फंक्शन के लिए। सेल को क्या होता है, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या न्यूरल कंट्रोल हो रहा है, इन सब के लिए क्या चाहिए, हमें एटीपी चाहिए। तो भाई इसकी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, तो ये बड़ा प्रोकैरियोट चेंज हो गया यूकैरियोटिक सेल में। क्लियर? इसी को कहते हैं हम एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी, यानी कि जब दो या दो से अधिक कोई ऑर्गेनेली साथ में म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, इस टाइप के सिम्बियोसिस, इस टाइप के रिलेशंस को हम एंडोसिम्बियोसिस कहते हैं। क्लियर है? अब हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, इतनी स्टोरी क्लियर है कि यूकैरियोट कहाँ से बना, क्यों माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70s राइबोसोम्स होते हैं, क्यों इनके अंदर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। क्लियर? ये थी यहाँ की स्टोरी। अब हम स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर? क्यों कहते हैं, क्योंकि एटीपी प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अगर हम बाउंडेड के मेम्ब्रेन के हिसाब से इसको बांट के देखें तो ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हमें दिखने में कैसा लगता है, सॉसेज शेप्ड, या इसको हम कह सकते हैं शू शेप्ड। क्लियर? और क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट इजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये इजिली माइक्रोस्कोप के से हम इसको नहीं देख सकते, तो इसको देखने के लिए हमें एक स्टेन करना पड़ता है। उस स्टेन का नाम है जेनस ग्रीन। ये आपका वाइटल स्टेन है, जिससे कि अगर हम स्टेन कर देंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया अलग से ही रिफ्लेक्ट होने लगेगा कि दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। ये जनरल स्टेनिंग से आपको नहीं दिखेगा, इसके लिए एक पर्टिकुलर स्टेन होता है, दैट इज द जेनस ग्रीन। ये आपका स्टेन है। ठीक है, क्लियर? नाउ थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं इसकी, कि माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की थी। नाउ वी आर कमिंग टू द हिस्ट्री। साइंटिस्ट का नाम क्या है, अल्बर्ट वॉन कॉलिकर। इन्होंने
1857 को माइटोकॉन्ड्रिया को रिफर्ड किया था, यानी कि नाम दिया था एज पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट आए आपके, रॉबर्ट आल्टमैन। इन्होंने 1886 में इस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या कर दिया, नेम्ड एज बायोब्लास्ट। इन्होंने इसका नाम रखा बायोब्लास्ट। फिर 12 साल बाद, आफ्टर 12 ईयर्स, ठीक है, यहाँ एक साइंटिस्ट आए 1898, यानी कि 1886 से 12 साल बाद एक साइंटिस्ट और आए, उनका नाम था कार्ल बेंडा। ठीक, इन्होंने दोबारा इसको रिनेम्ड किया, रिनेम्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, the answer will be the Albert von Kolliker. Who renamed as a mitochondria? Your answer will be mitochondria. Who has given the name of the mitochondria as bioblast? The answer will be, that is a Robert Altman. क्लियर है। नाउ हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसा है। क्लियर। स्ट्रक्चर में देखते हैं। नाउ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये मान लो क्या है, सेल है। ठीक, क्या अभी पॉइंट्स लिखे थे इसकी, एक कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा था कि ये डबल बाउंडेड होते हैं, तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट थे, पोरेंस प्रेजेंट है। क्लियर। और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो आपकी 60% लिपिड से 40% इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। क्लियर। नाउ वी आर कमिंग टू द इंटरनल मेम्ब्रेन। इंटरनल मेम्ब्रेन में क्या होता है, इसके इस टाइप से फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। क्लियर। ये आपकी क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, जो आपके ये फोल्डिंग प्रेजेंट है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं क्रिस्टी। अगर सिंगल होगा तो क्रिस्टा, अगर प्लूरल होगा तो क्रिस्टी, नंबर ऑफ क्रिस्टी हो गए। ठीक है, ये जो प्लेस है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्लियर, जो खाली स्पेस दिख रहा है, दिस इज दी मैट्रिक्स। ये दो मेम्ब्रेन है ना, दो मेम्ब्रेन के बीच के प्लेस को क्या कहेंगे, पेरिक माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या इसका दूसरा नाम और क्या हो सकता है, क्योंकि दो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर, तो इन दोनों के बीच में एक टर्म आता है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्लियर, दिस इज द स्ट्रक्चर। अगर हम बाहर से देखें तो इसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ये होता है। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनली क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। तो इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा हम छोटा बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको इसके अंदर क्या बनाना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं। तो इसके अंदर अभी मैंने बोला था क्या प्रेजेंट होता है, ये क्या है, डीएस सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए।
ठीक है, जैसे आपका प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट होता है, ये आपका आरएनए हो गया। ठीक है, जेनेटिक्स में आप पढ़ोगे डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्लियर। और डीएनए से अगर डीएनए बनता है तो उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ डीएनए से क्या बनेगा, आपका आरएनए। क्लियर। किस प्रोसेस से, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से। इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के चैप्टर में। क्लियर। और क्या प्रेजेंट होगा इसमें, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। कौन से राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, 70 एस राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर। ये इसका स्ट्रक्चर था। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक क्रिस्टी को उठा के देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। क्लियर। नाउ हम इसकी क्रिस्टी को, इतने पोर्शन को इसके इन्हेंस करते हैं, क्योंकि इसमें जब आप देखोगे तो इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखते हैं इसमें। ठीक है, इस टाइप के। तो इसको हम एनलार्ज करके देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। क्लियर। कैन आई रफ इट। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया इस टाइप का था, इस टाइप का था, उसकी हम एक क्रिस्टी को उठा के देखेंगे। मान लो ये हो गया इसकी एक क्रिस्टी। इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। अगर हम एक स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर को इन्हेंस करते हैं तो उनका स्ट्रक्चर दिखता है हमें इस तरह से। क्लियर। इसको कह दिया हेड, इसको कह दिया स्टॉक, और इसको कह दिया बेस। इसको हम क्या कहते हैं, इस पार्टिकल को नाम देते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। क्लियर। इसको कहते हैं F0, इसको कहते हैं F1। तो इस बेसिस पे इसका एक और नाम है F1 F0 पार्टिकल, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम। अब इसका यूज क्या होता है, क्यों इसे कहते हैं, अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं इसकी फिजियोलॉजी, थोड़ी सी हल्की सी, क्योंकि बाद में हम जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, एटीपी सिंथेटेज। क्या करेगा, नाम से ही पता चल रहा है, एटीपी को सिंथेसिस करेगा, एटीपी को फॉर्म करेगा। क्लियर। अब इसी फिजियोलॉजी देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता क्या है। पहले हम एक सेल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दिस इज द सेल। ठीक। और इसके अंदर हम ड्रॉ करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। ये आपका सेल है, तो यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्मा। ठीक है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एटीपी प्रोड्यूस करता है। अब कैसे प्रोड्यूस करेगा, हल्का सा देखते हैं, क्योंकि फिजियोलॉजी में आप जब सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ोगे तब उसमें आएगा। क्योंकि जो अगर प्रोकैरियोट है, ठीक है, अगर प्लांट की बात करते हैं तो क्या होगा, अपना जो फूड है वो खुद सिंथेसाइज करेगा क्लोरोप्लास्ट के थ्रू। हम क्या करेंगे, यूकैरियोट्स हम भी हैं, हम क्या करेंगे, हम जो बाहर से फूड इनटेक करते हैं उससे हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज खाने के बाद एज सच हमें एनर्जी नहीं मिलती। जो हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं। उस
ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके। फॉर एग्जांपल मान लो दिस इज द ग्लूकोज। ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का, है ना। ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, 6 कार्बन का होगा। मान लो ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज से हमको क्या लेनी है? एटीपी लेनी है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। मेन फंक्शन हमारा क्या है? हमको एटीपी चाहिए। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसे देता है एटीपी वो देखते हैं, ठीक है। ये हमारा साइटोप्लाज्मा भरा था। इसमें एटीपी हमें कब मिलती है? जब कार्बन के बीच में जो ये बॉन्ड हैं ये क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं, ठीक है। तब हमें एटीपी मिलती है। और एटीपी कंज्यूम कब होती है? जब बॉन्ड को हमें जोड़ना होता है। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ द कार्बन बॉन्ड होगा तो हमें एटीपी मिलेगी। होता क्या है, सबसे पहले साइटोप्लाज्मा में ग्लूकोज आया, ठीक है। एक साइकिल चलती है जिसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ये साइकिल चली, नाम से पता चल रहा है ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन, क्लियर। यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा यहाँ से स्टार्ट। ग्लूकोज आपका 6 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। साइटोप्लाज्मा में क्या होता है, ग्लूकोज क्योंकि नंबर ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ भी, तो वो तोड़ देता है इस ग्लूकोज को पायरुवेट में। अब पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। अभी भी हमें एनर्जी नहीं मिली सिर्फ 1 एटीपी मिलेगी, अगर मिलेगी तो, ठीक है। 1 एटीपी एनर्जी मिली, लेकिन सेल को नंबर ऑफ एटीपीज की रिक्वायर्ड होती है फॉर द फंक्शन। फिर क्या हुआ, ये पायरुवेट कितने मिले? 2 मॉलिक्यूल बने पायरुवेट के, ठीक है। यानी कि 3 कार्बन का एक, 3 2 6 कार्बन कब हुआ? जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट साइटोप्लाज्मा में बने। फिर इसने क्या किया, ये पायरुवेट एंटर कर गया हमारे मैट्रिक्स में, क्लियर। ये हमारा मैट्रिक्स था। यहाँ पे एंटर करने के बाद इसने स्टार्ट की क्रेब्स साइकिल। यहाँ पे भी ब्रेकडाउन ऑफ द पायरुवेट के लिए नंबर ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इस मैट्रिक्स में। क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करने के बाद जो हमारा ग्लूकोज था वो चेंज हो गया CO2 में, ठीक है। अब इसमें 6 CO2 में यूज हो गया, यानी कि कार्बन के सारे बॉन्ड टूट चुके थे। लेकिन यहाँ पे जो हमें मिला वो मिला NADH एंड FADH2 और 1 एटीपी मिली, ठीक है। यहाँ पे भी हमें नंबर ऑफ एटीपीज कम मिली हैं, तो इससे भी इसका सेल का कोई प्रॉफिट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको नंबर ऑफ एटीपीज चाहिए। तो होता क्या है, यहाँ पे जो NADH एंड FADH2 होता है वो इसी क्रिस्टी के कहाँ जाते हैं? F0 F1 पार्टिकल्स में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइकिल चलती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तब जाके यहाँ पे जो NADH थे उससे हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? जब इसके अंदर एंटर करेगा तो 3 ATP एनर्जी मिलेगी 1 NADH मॉलिक्यूल से, और FADH से मिलेगी 2 ATP एनर्जी। ATP मीन्स एडिनो ट्राइफॉस्फेट। कैसे मिलती है, कैसे ब्रेक डाउन होता है, कौन से एंजाइम यूज होते हैं, ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जहां हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। ये एक स्केच था जिससे पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या था। दोबारा देख लो, होता क्या है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है, इसके ब्रेकडाउन से ही एटीपी मिलती है। कब मिलेगी? CO2 प्लस ATP मिलेगी, क्लियर।
हाँ, फिर ये क्या होगा, ग्लूकोज साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, यहाँ ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में। पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। ये पायरुवेट एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। यहाँ पे क्रेब्स साइकिल चलती है, जहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज था वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है, लेकिन एटीपी उतनी एनर्जी में रिलीज नहीं होती। यहाँ पे जो हमें मिलता है वो मिलता है NADH FADH2। फिर ये एंटर करते हैं हमारे क्रिस्टी, ठीक है, ये आपका क्रिस्टा था। क्रिस्टी के अंदर भी एक होता है जिसे हम कहते हैं F0 F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल या ऑक्सीजोम। क्लियर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की साइकिल चलती है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को लेता है और चेंज कर देता है ATP में। ठीक है, ये प्रोसेस था कि माइटोकॉन्ड्रिया ATP कैसे बनाता है। इट इज़ क्लियर। अगर हम इसका फंक्शन अब लिखें तो क्या लिखेंगे, जिन जिन में एनर्जी मिलती है, ATP की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे फंक्शन किसके होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के हो जाएंगे। जैसे कि फंक्शन अगर हम देखें, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो पहला क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, हेल्प्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन या साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन। नर्व इम्पल्स कंडक्शन करेगा, सिग्नल देगा, है ना। सिग्नल हमें कब होता है, जब ATP यूज़ होती है और न्यूरॉन्स को सिग्नल्स पहुंचते हैं, तब जाके हमें पता चलता है, तो हमें कंडक्शन होता है। तो मेन फंक्शन इसका अगर हम देखें लंबा लंबा, तो ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। ये पूरी बात रही हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की। अब कल हम इसी तरह एक ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ दी क्लोरोप्लास्ट। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल, है ना। आज का लेक्चर बस यहीं फिनिश करते हैं, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।